भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, जहाँ कहीं भी व्याख्यायित होता है, समस्त शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का मुख्य विषय है वैश्विक परिदृश्य और भारतीय संस्कृति। और आज 3 विभिन्न देशों से हम जुड़े हुए हैं, विभिन्न वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रमुख वक्ताओं में हमारे साथ हैं पोलैंड से प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी। हमारे साथ इसी के साथ ही जुड़े हुए हैं कैलिफोर्निया से प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, और इसके साथ ही जापान से प्रोफेसर रमा शर्मा जी। तो आज के विषय पर मुखातिब होते हैं सीधा मुख्य वक्ताओं से, और अपना पहला प्रश्न मैं ये रखना चाहूंगा कि प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी से मेरा पहला प्रश्न है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, आप क्या महसूस करते हैं पोलैंड में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं पर आपका गहन चिंतन अध्ययन रहा है। आप उस संदर्भ में कुछ कहना चाहें तो अपने विचार रखें। हाँ विवेक जी, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जो संस्कृति है और वैश्विक फलक पर किस तरह से छाई हुई है, इस पे थोड़ी सी चर्चा मैं संस्कृति पर कर देता हूँ। संस्कृति के ऊपर हमने बहुत व्याख्याएं सुनी है, बहुत परिभाषाएं सुनी है, बहुत विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ कि जो वेदों का सार है, 18 पुराणों का सार है, वो भारतीय संस्कृति है। परोपकार हमेशा दूसरों के लिए, वृक्ष कबहुनी फल बखे नदी न संचय नीर, ये वाली जो बात है भारतीय संस्कृति की है। और संस्कृति का अर्थ ही होता है सम्यक आचरण, जो हम सुनते हैं। और यही गीता में कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, अगर जब वो व्यवहार में आता है तब वह संस्कृति बनती है। आचरण ही आपकी संस्कृति का आईना है। अगर आपका आचरण उदात्त है तो संस्कृति का परचम निश्चित रूप से लहराएगा। भारतीय ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की, जो मानव मूल्य निर्धारित किए, वे प्राणी मात्र के लिए किए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने किए, भारत के अंदर जन्मे, जहां पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उस भारत देश के अंदर उन ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, वे केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, वह प्राणी मात्र पूरे विश्व के प्राणियों के लिए उन्होंने ये मानवीय मूल्यों की संरचना की। और यही हमारी संस्कृति का आधार बना। उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जियो और जीने दो, सबका साथ। और हम तो ईश्वर से भी यही कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, हरी भी भूखा ना जाए, जो आए उसको भी हम दें। और मैंने इस संस्कृति को जो पढ़ा और देखा, वास्तव में ये प्रवास के समय जाकर मुझे पता लगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बात आमने सामने की और दो दो हाथ करते हुए बात कर रहा हूं कि मेरे सामने दो व्यक्ति प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, इनकी पुस्तक का नाम ही सर्वे भवन्तु सुखिना है। ये शब्द कर्मा नहीं, आचरण कर्मा है। ऐसे साहित्यकारों की जरूरत है। ऐसे साहित्यकार जब विश्व के जिस कोने में पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचकर भारतीयता का परचम लहराते हैं। भारतीयता का परचम लहराने के लिए कहीं दूसरी ओर से कोई नहीं आएगा। हम भारतीयों का ही, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें सिखाया, उसको हम विश्व के किसी कोने में चले जाएं, वो होता है। और मैंने क्योंकि इनको देखा है और इनके पुस्तक भी पढ़ी है, मैंने उस पर लिखा भी है, इनकी 3-4 पुस्तकें भी आ चुकी हैं, उनकी मैंने समीक्षा भी की है, और इनके आचरण को भी देखा है। भारतीय संस्कृति आज के यही कहती है कि बेटी से बढ़कर बहू, बहू से बढ़कर, तो बहू को अगर बेटी मान ले तो संसार के अंदर क्या किस रूप में आ जाता है। ऐसे साहित्यकार, और ये उस समय लिख रही हैं जब पूरे कोरोना तो अभी शुरू हुआ है, 3 महीने की ये कहानी है। ये उस समय लिख रही है कि पूरे समाज को जोड़ने के लिए कोई भी आता है। ये बार बार लिखती है, इनके हाइकू हैं, जड़े गहरी भूले नहीं संस्कृति जग महके। और ये लिखते हैं, डॉलर 1 रुपये है 5, वाह रे वाह, खनकता खनखनाता कुबेर का खजाना अपने हाथ। जन्मभूमि इनकी भारत है, कर्म भूमि इनकी कैलिफोर्निया अमेरिका है। और देखिए क्या उदात्त है भारतीय लोगों का, जो सामने बैठी, इनको नमन करते हुए बात ही कर रहा हूं माते को, कि यहां से हर साल $30,000 भारत भेजती हैं जो सुविधाहीन है। ये भारतीय संस्कृति है। ऐसे मैं तो ईश्वर से कई बार शिकायत करता हूं, और हम तो, हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि हम तो भगवान से भी बहस करने लगते हैं, भगवान तूने करा क्या है। अरे ऐसे लोग और बनाता जो कम से कम संस्कृति का परचम लहराते।
ऐसे लोगों की और जरूरत है। मैं तो भगवान से कहता हूँ इस धरती पर ऐसे लोग और आए। ये भारतीयता है। अभी हाल में ही मेरी रमा जी से भी मुलाकात हुई। एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक वेबिनार के अंदर मैं भी था, उसके अंदर प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी भी थी और रमा जी भी थी। जो अपनापन होता है, जो आत्मीयता होती है, जो संस्कृति की पहचान होती है, उसको किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए कहते हैं कि संसार की सबसे अच्छी अगर कोई भाषा है वो आंख की भाषा है। जिसने नेत्रों की भाषा पढ़ ली वो परिवार तर गया। और इसके अंदर सूरदास अंधे थे लेकिन आंखों की भाषा के सबसे विद्वान अगर मैं मानता हूं तो अनुगाते हैं। यहां पर ये अपनी संस्कृति का जापान के अंदर किस तरह से परचम लहरा रही हैं। जो भी भारतीय जहां जाए अपने आचरण से लोग उसको मानने लगे, स्वीकार करें और एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है। जैसे विवेकानंद जी गए, आज के समय में देख रहे हो तो उनका नाम भी नरेंद्र नाथ था और एक भी आज नरेंद्र नाथ जी हैं। हमारे यहाँ तो सेवक का भाव है। इसलिए बहुत लोगों को मैंने देखा, जो लोग जाते हैं भारत के अंदर चाहे वो इतना काम ना करते हो, लेकिन जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो निश्चित रूप से अद्भुत कार्य करते हैं। और संस्कृति, ये तो संस्कृति तो शब्द एक भाव है, इसके आगे भारतीय विशेषण है, ये संज्ञा, और ये भाव हमेशा रहेगा। और महापुरुषों के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, शरीर शांत होता है, भाव कभी खत्म नहीं होते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में साम्य रूप से संस्कारों की, जिसे खेती कहते हैं, ये भाव जरूर मिलता है और वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे मन में स्थित है। इसी के साथ में अपने अगली मुख्य वक्ता प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी से अपना एक प्रश्न सामने उनके रखना चाहूंगा, जो कैलिफोर्निया से जुड़ी। मैम, आप किस प्रकार से देखते हैं अमेरिका में और कैलिफोर्निया में शिक्षा के स्तर पर और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के स्तर पर क्या नए बदलाव देखने में, किस स्तर पर वहाँ कार्य हो रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, हम लोगों को इस तरह से इस मंच पर लाकर और भारत में नहीं समस्त विश्व में इस संदेश को पहुंचाना कि हम भारतीय अपने देश से सुदूर आकर विदेश में बसकर किस तरह से अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। देखिए, जैसे एक चिड़िया जब दाना चुगती है तो वो जब उड़कर जाती है, जहां जहां दाने गिरते हैं वहां वहां पौधे उगाते हैं, फिर वो वृक्ष बनते हैं। उसी तरह हम भारतीय, गिरमिटिया का नाम इसमें प्रमुख है, उसी तरह हम भारतीय भी जब अपना देश छोड़कर यहाँ पर आकर बसे तो जहां हमारे दिल में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी है अभी विद्यमान, उससे वही उसी को लेकर उसका एक और सर्वोत्कृष्ट रूप उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना को लेकर भी हम चलते हैं। यहाँ हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आकर हमने हिंदी के माध्यम से हिंदी को सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दिलवाई। और हिंदी हमारे बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, और विदेशी बच्चे भी इस भूमि पर हिंदी हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारतीय संस्कृति क्या है? सबसे पहले आप गायत्री मंत्र को देखिए, इतना पावरफुल, इतना महत्व, बड़ा सुंदर मंत्र है। सबसे पहले हम अपनी कक्षा में अपने सभी विद्यार्थियों को मैं बोलती हूँ कि आप 3 बार इस गायत्री मंत्र का जाप करिए, जिससे सभी परिचित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिससे हमारी बुद्धि और विवेक हमें ज्यादा से ज्यादा आए और हम सद्भावना और हम नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक की तरफ जाएं। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? यहाँ कहते हैं कि दीपक अपने को जलाता है दूसरों का घर रोशन करने के लिए, सूरज तपता है दूसरों के ताप हरने के लिए, सोना कंचन आग में तपता है अपने को सुंदर बनाता है, हमको सुंदर बनाने के लिए, वृक्ष फलों से लद जाते हैं, झुक जाते हैं नीचे हमें फल देने के लिए, नदियां कल कल कर बहती हैं सुंदर शुद्ध पानी देने के लिए। तो एक नहीं, अनेकों चीजें इस तरह की हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में हमने सीखी। यहाँ आकर उन चीजों को हम
अपने बच्चों को सिखाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असदो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय इत्यादि इस तरह के जो हमारे श्लोक हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै इत्यादि। तो एक से एक धरोहर, हमारी इतनी सुंदर धरोहर भारत की सभ्यता संस्कृति में बसी हुई है, जिसको हम हिंदी और संस्कृत के माध्यम से यहाँ अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम ईश्वर का अतिशय धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा जिस प्रकार से हमें सर्वे संतु सुखिना और इस तरह का जो भाव एक है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भूमिका है, जो हमारे मन में इस तत्वों को जो ये समाहित करती है, इस सार को प्रेषित करती है और निरंतर प्रवाहमान है, इस भाव को सबके समक्ष सुंदर शब्दों में और समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी अगली मुख्य वक्ता और बेहद उदार मना जो हमारी मुख्य वक्ता है जापान से प्रोफेसर, मैं उनसे चाहूँगा कि जापान में मैम भारतीय संस्कृति और जो शिक्षा का जो एक संबंध स्थापित हो रहा है और जो नए आयाम खुलकर सामने आ रहे हैं, पर आप भारतीय संस्कृति के संदर्भ में क्या परिवर्तन से वहाँ विचार चल रहा है? देखिए, ये जापान जो देश है, यहाँ पे अब तो खैर भारत में भी होता है कि पड़ोसी का ही नहीं पता होता कि कौन है। मैं अभी ओसाका में रहती थी, लास्ट ईयर मैंने टोक्यो शिफ्ट किया है और यकीन मानिए 30 साल हो गए मुझे जापान में रहते, मुझे नहीं पता था कि मेरा पड़ोसी कौन है। हाँ, मैं जाती थी, मॉल में गई, कहीं पे भी गई, बच्चों के स्कूल जाना, तो वहां से जान पहचान होती है। तो मैंने देखा कि जैसे नीलू जी ने कहा कि वहां पे हिंदी को नंबर 2 ले लिया गया है। मैं कनाडा गई अपने बेटे के पास, वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था वैंकूवर में, तो उस वहां मैंने देखा पंजाबी को नंबर 2 मान लिया गया है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूँ, तो अच्छा लगा, लेकिन बेसिकली अब से थी, मैंने कहा यहाँ हिंदी का क्यों ना किया जाए। तो ये सोच के मैंने छोटे लेवल पे ही शुरू किया पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी तो काफी हो गया, ओसाका यूनिवर्सिटी और टोक्यो यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको हायर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए। कोई भी है यहाँ पे, बच्चे यहाँ क्या है 16 साल के होते ही अपना पार्ट टाइम करते हैं घर में, चाहे रात को 10 बजे आए 11 बजे आए, कोई यहाँ की वो संस्कृति ऐसी है, कोई उनको बंदिश नहीं है। तो वो क्या है, वो भटकाव आता है उससे। और ये मैंने उन बच्चों को पकड़ा जो जैसे रात को कोई पुल के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं है, तो स्कूल जाती थी बच्चों के, तो वहां पे मैंने शुरू किया हिंदी के लिए। मैं हमेशा अपनी इंडियन ड्रेस ही डालती हूँ मोस्ट ऑफ दी, लेकिन कभी कभार होता है कि सर्दी में जीन्स वगैरह डाल ली तो डाल ली, अदरवाइज मैं हिंदी अपने इंडियन नहीं डालती हूँ। तो मैं डालती हूँ, तो मुझे देख के बच्चे के स्कूल जाती थी तो मुझे देख के पूछते थे कि ये मैम आपको ब्लड क्यों है, ये क्या चोट लगी? तो मैंने कहा नहीं, ये सिंदूर है। तो सिंदूर की फिर अपना बताया कि हमारे में शादी होती है तो चूड़ियां डालते हैं, मंगलसूत्र, ये नेकलेस नहीं है, ये मंगलसूत्र है, ये सिंदूर है। इस तरह धीरे धीरे किया। जब यहाँ पे सुनामी आई, कई बार भूचाल भी आया, ये 95 की बात है, कोबे में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उसमें जितनी हो सकता है अब खाना बना के ले जाओ घर से, जितना किसी की हेल्प कर सको। यहाँ हम लोग अपना वेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ तो नॉन वेज खाते हैं, तो चिकन विकन बना के ले गए। तो कभी ये नहीं सोचा कि मुझे उसका कुछ रिटर्न मिले। अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, वाकई ही देश से दूर रह के देश की कुछ ज्यादा याद आती है, तो उसके लिए फिर कुछ करने को भी दिल करता है। यहाँ के क्योंकि परिवार ही ऐसे हैं, उनमें एक वो नहीं है जैसे हमारे संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त में भी आजकल छोटे रह गए, दादा दादी हो गए, माँ बाप और बच्चे, बस इतना ही परिवार को हम संयुक्त मान लेते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर के दोनों भाई भी साथ रहते थे अपनी फैमिलीज के, 2 उनकी सिस्टर भी रहती थी और दादी जी, मतलब वो होता था संयुक्त परिवार। आजकल के बच्चे नहीं होते इतना कर पाते, तो आजकल छोटी फैमिलीज में ही चलता है। तो बताना शुरू किया कि यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, उसमें हम कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, तो लोग बड़े हैरान होते थे।
फिर कईयों का जिनका दिल करना हिंदी सीखने को तो मेरे से पूछना। यहाँ पे बिंदी का एक पत्ता मुझे याद है, काफ़ी साल पहले की बात है, 20 साल हो गए कम से कम। बिंदी का पत्ता ना वो 200 येन का आता था। 200 येन उस टाइम इंडिया के 150 रुपया पड़ता था। मैं उनको फ्री देती थी। तो वो फ्री के चक्कर में भी मेरे पास आते थे, तो मैं उनको क, ख, ग सिखा देती थी। इस तरह हिंदी को आगे बढ़ाया। तो जब उनको थोड़ा आ गया, फिर वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। क्योंकि जब उन्होंने अपना पार्ट टाइम करके पैसा किया, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, तो वो इस तरह यूनिवर्सिटी तक गए। मैंने यूनिवर्सिटी तक नहीं गई, मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने बेसिक लेवल पे अपने स्तर पे स्टार्ट किया। जो मेरा मानना था कि हम अपनी संस्कृति को जड़ों से सींचते हैं, तो जड़ों को ही सींचते हैं। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और ये जो आपने अपने व्यक्तिगत जो अनुभव थे उन्हें साझा किया इस रूप में बेहद रोचक तौर पर, जो जिस प्रकार से विद्यार्थियों को अपनी हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रसारार्थ हेतु उनको जो नई शिक्षाएँ दी, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैम मैं खुद सोका यूनिवर्सिटी जापान के छात्रों को भारतीय संस्कृति और हिंदी सिखाने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं संपूर्ण विश्व से, और जो हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का, उसकी परंपरा, उसकी सभ्यता का जो प्रचार प्रसारार्थ कर रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण विद्वान आज हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर रमा जी का, जो जापान से हैं, कैलिफोर्निया से प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी का, और मैं बहुत हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला जी का, जिन्होंने विवेक जी, मैं जी सर साहित्यकारों की ओर भी एक संकेत करना चाह रहा हूं कि जो आज के समय में जैसा साहित्य लिखा जा रहा है और जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि समय जो कैसा निराशा का, तनाव का और कोरोना की वजह से आ रहा है, ऐसे समय के अंदर जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी हैं, डॉक्टर BL गौड़ जी हैं और कई लोग हैं जो केवल अपने अधिकार की बात ना करें, इस समय अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात करें। ऐसे ही एक कवित्री हमारे बीच में बैठी हुई है रमा जी, जिनकी एक कविता के लिए मैं कहूंगा 2 मिनट के लिए चाहे वो जरूर सुनाई इसी बात के लिए। आज साहित्यकारों का ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि इस नकारात्मकता को छोड़ें, तनाव को छोड़ें और ऐसा साहित्य लिखें जो उपदेशक ना हो, एक कहानी के माध्यम से लिखे जाए। ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं बच्चे पढ़ते हैं और उनके अंदर आते हैं। आप देख रहे हो क्या हालत बन रही है, इतने अच्छे स्टार, इतना अच्छा होने पर पूरे दिन मीडिया के अंदर छाया हुआ क्या कारण है कि हम अपने आप को समझे, हम हैं क्या, हमारा दर्शन क्या है, हम अपने आप को पहचाने। ईश्वर ने हमें जो इतना सुंदर शरीर दिया है वो साधन है उसको पाने के लिए, और सबको सब कुछ नहीं मिलता, जितना मिला उसमें संतोषी बने। संतोष धन सबसे परम धन है। और देखो, हमेशा ऊपर मत देखो, नीचे देखो, हमसे नीचे कितने लोग रह रहे हैं। भारतीय युवाओं को इस रूप में जागने के लिए ऐसे साहित्यकारों का दायित्व भी बनता है और प्रवासी साहित्यकार इस रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा है कि मैंने खासतौर पर, क्योंकि मैंने 3-4 पुस्तकें पढ़ चुका हूं, उन पे समीक्षा भी लिखी हुई है। हर एक के अंदर ये है कि आप हमेशा एक दूसरे की मदद करो। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कम इस तरह के समूह होते हैं, संयुक्त परिवार होता है, हम मित्र को भी करते हैं। भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर आप देख लेंगे, केवल एक भारत ऐसा देश है जहां पर सरकार काम कर रही है, सरकार के पैरेलल भारत के अंदर संस्था है वो काम कर रही है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और विदेशी लोग बैठे हुए जो प्रवासी हैं वो भी मदद करने के लिए भेज रहे हैं, करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये भारत की गरिमा है। इस भारतीयता को मैं नमन करता हूं, उन प्रवासी साहित्यकारों को नमन करता हूं जो विदेशी जमी पर, उस कर्म भूमि से अपने देश के प्रति लगाव करते हैं। और केवल 2 शब्द करते हुए मैं रमा जी की वो कविता समय के ऊपर मैंने इनकी सुनी थी, वो समय के ऊपर जरूर कहूंगा, सुना दें इसके लिए। औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। हमारे प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी ये कार्य बहुत विशेष से कर रहे हैं, इनको बहुत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। रमा जी, आप एक लाइन सुनाइए समय के ऊपर। मैंने बचपन में लिखा वो ही सुना देती हूँ। मैं तब 8वीं में थी। जिसने जाना मूल्य समय का, आगे वो बढ़ पाया है।
अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना ना पाया है। जब जब भीगा वर्षा में वो मन ही मन पछताया है। घूम धुरी पर धरती अपनी दिन और रात बनाती है, और लगाकर सूरज के चक्कर ऋतुएं जग में लाती है। धरती ने अपना अब तक एक पल भी नहीं गवाया है, जिसने जाना मूल्य समय का आगे वो बढ़ पाया है। बहुत सुंदर। नीलू जी बहुत सुंदर गाया। मैं बहुत आपसे कहूंगा आप अपने 2-3 हाइकू जरूर पेश करें। नहीं, अच्छा अभी हाइकू तो देखती हूँ, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन का धर्म है, धन जिसको मैं कहती हूँ, नेकी कर कुएं में डाल। अगर आपने ये बात समझ ली है तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, आप खुशहाल रहेंगे, माला माल रहेंगे। जहां आपने किसी से अपेक्षा की आप दुखी रहेंगे हमेशा। अब हम कैलिफोर्निया में हैं। अब कैलिफोर्निया क्या कहता है, देखिए, कल मत करिए। कैलिफोर्निया की मैं आपको 2 लाइन बताती हूँ। मत कर तू कल कल कल, क्यों करता है तू कल कल कल, जो भी करना है अब कर, अभी कर, या फिर तू फौरन कर। कहता है कैलिफोर्निया, मत कर तू कल कल कल, कल कल निनाद करती नदियां भी कहती हैं, मत कर तू कल कल कल, मत कर तू कल कल कल, शुभ कर्मों को करता चल, शुभ कर्मों का मिलता है अच्छा फल। आज नहीं तो कल फिर लग जाएगी तेरी ही कल, मत हो तू यूं बेकल। कहता है कैलिफोर्निया, मत कर तू कल कल कल, जो भी करना है अब करे, अभी कर, या फिर तू फौरन कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पंक्तियां सुनकर कबीर का वो दोहा याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसी बात निश्चित रूप से गीता का वह आप्त वाक्य भी याद आता है, जिसमें कहा गया है कि कर्तव्य के पथ पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी सिद्ध होती है। निश्चित रूप से मैम, हमें बहुत आप सभी के विचार जो हमें मिले अभी, हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं को, जो इस प्रकार के जो विद्वानों की जो आप सबकी वाणी से, वो निश्चित रूप से लाभप्रद महसूस करेंगे और ज्ञानवर्धक एक कार्यक्रम हमारे सामने एक बात पूर्ण हो पाए। ऐसा भी रमा जी, मतलब यहाँ सब पूछते बिंदी क्यों लगाई है, ये क्या पहना है, ये क्या किया। अच्छा, हम जिस टैक्सी में आते जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी मिलती है, तो एक बार एक वियतनाम का ड्राइवर था, उसने मुझे कहा, नमस्ते नीलू जी, मैंने आप कैसी हैं? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बोला मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा। मैंने कहा अरे तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, किसने सिखाई तुम्हें? उसने कहा अरे आप ही तो मेरी गुरुजी हैं, 1 साल पहले आप मुझे मिली थी तो आपने मुझे सिखाया था। अब मैं जिसको भी मिलता हूँ उसको मैं ऐसे बोलता हूँ, वो पूछता कौन तुम, तो मैं बोलता हूँ नीलू गुप्ता मेरी गुरु है। तो मतलब इस तरह से हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अपने भारतीय संस्कारों को, अपने लोगों को, और मैंने तो हिंदी को इतना आसान बना के सिखाया है कि वो कहते हैं आप क्लास छुट्टी मत करो, पढ़ाते रहो, बिल्कुल वो इतना एंजॉय करते हैं। तो यही जो भी हमारा धर्म है हम उसका पालन कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। निश्चित रूप से आपका बड़प्पन है, आपका नजरिया है, और आप सभी समस्त विद्वानों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पूर्ण हुआ और मैं
हार्दिक आभार के साथ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, संकल्प उन्नयन साहित्यिक चैनल से आप निरंतर जुड़े रहें और इस प्रकार से हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप समयानुसार हमें अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए जरूर देंगे और हम उम्मीद करते हैं आपका साथ यूं बना रहेगा। और इसके साथ आपका हार्दिक धन्यवाद। अम्मा जी और सुधाकर बहुत बहुत धन्यवाद। नीलू जी को, सुधांशु जी, विवेक, नमस्कार। विवेक